Hello everyone, welcome to my YouTube channel TGT Mathematics. Hope you all are very fine. तो आप लोगों की KVS की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। KVS PRT की प्रिपरेशन हमने क्या किया, हमने KVS EVS की क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की वीडियो सारी कंप्लीट कर ली है। अब क्लास 6 से लेकर 12th तक आप लोगों को जल्दी मिलेंगी। एक या दो दिन में फूड शेल्टर जितने भी टॉपिक्स हैं ना, उनके भी वन शॉट लेके उसे भी फटाफट कवर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम पैडागोजी शुरू कर रही हैं और अब से लेके जब तक आपकी पैडागोजी कंप्लीट नहीं होती आपको सारी वन शॉट मतलब जैसे आज हम पीछे से शुरू करेंगे, जैसे यूनिट 5, यूनिट 4, यूनिट 3, यूनिट 2, यूनिट 1। यूनिट 5 के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, ये तो वाली जो यूनिट 5 आई थिंक सिर्फ 2 वीडियोस लेंगी और आपका पूरा वाइंड अप हो जाएगा। और फिर इससे नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी का बचा पार्ट होगा उसे कवर अप कर देंगे। फिर ऐसे ही हम यूनिट 5, यूनिट 4, यूनिट 3, यूनिट 2, यूनिट 1 आगे चलते चले जाएंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये वीडियोस देखनी है, नोट्स बनानी है। अगर नोट्स नहीं बनाने का मन है, पीडीएफ से ही मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करना, और बिना चैनल सब्सक्राइब किए कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है। और आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे यूनिट 5 क्या है हमारी, पर्सपेक्टिव्स एंड एजुकेशन, राइट। यूनिट 5 है हमारी पर्सपेक्टिव्स एंड एजुकेशन। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है। देखो, एजुकेशन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे जो आप लोगों को पता है कि जैसे एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। आप लोगों को अगर ये आपको सीधा भी दिखेगा ना 4 ऑप्शन, तो आप उसमें से एलिमिनेट कर लोगे। ये आपका वहाँ पे सेंस ऑफ ह्यूमर बताएगा कि आप लोग क्या टिक करके आओगे। अगर इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस हो गए जो आपके मेंटेलिटी को चेक करेंगे, जो काम की बात है हम यहाँ पे सिर्फ वही करेंगे, ठीक है। क्या क्या है एजुकेशन का मतलब, एडुकेयर, एडुकेटम, एडुकेटस और एडुकेटियो, ओके। एडुकेयर, एडुकेटम, एडुकेटस और एडिकेटियो। ये वाली थोड़ी सी पिक्चर ब्लर है, बस इसी में है, आगे ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एडुकेयर का मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग आउट, टू नरिश, ठीक है। एडुकेयर का मतलब क्या होता है, टू लीड आउट, टू ड्रॉ आउट, मतलब निकालना, एक्ट ऑफ टीचिंग। एडुकेटम का मतलब, देखो ये वर्ड्स आपसे पूछ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि एजुकेशन का इन चारों में से किससे नहीं है, इनमें से किसका मीनिंग नहीं है। 3 वर्ड इसमें से दे देंगे, एक वर्ड कोई और दे देगा, वो भी एडू से रिलेटेड होगा, तो आपको पता होना चाहिए। एडुकेयर का मतलब क्या होता है, टू नरिश, नरिश करना, उसकी बुद्धि बनाना, नरिश करना। कहते हैं ना कि मेडिटेशन करो तुम नरिश हो जाओगे, तो एजुकेशन क्या करती है, हमें नरिशमेंट करती है, ठीक है। पवित्र कह सकते हैं एक तरीके से। एडुकेटस का मतलब क्या हो गया, ब्रिंग अप, ऊपर उठाना। और एडुकेटिव भी क्या हो गया, ब्रिंगिंग अप और रियरिंग का मतलब क्या होता है, पालना। एजुकेशन हमें एक तरीके से ऊपर उठाती है, इसी की वजह से हम अपनी लाइवलीहुड को कंप्लीट करते हैं, ओके। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन से किस किस का क्या मतलब है। एडुकेयर और एडुकियर, केयर और ये क्या है, एडुकियर, CARE और CERE, ठीक है। यहाँ पे है CARE और यहाँ पे है एडुकियर, यहाँ पे है एडुकेटम, यहाँ पे है एडुकेटस और यहाँ पे है एडुकेटियो, ठीक है। इसका मतलब है नरिश करना, इसका मतलब है टू लीड आउट, ड्रॉ आउट, ठीक है। केटम का मतलब है टीचिंग, एक तरीके। केटस का मतलब हो गया ब्रिंग अप, ऊपर उठाना, और यहाँ पे भी क्या हो गया, ब्रिंग अप, रियरिंग, ओके। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए आगे, यहाँ से क्वेश्चन मैं क्या कह रही हूँ आपको, वैसे तो ये आप लोगों को भी पता है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन की वीडियोस नहीं है यहाँ पे। अभी आप लोग जितना गेन कर सकते हो उतना गेन करो। जिसने पहले से पढ़ रखा है उसकी रिवीजन हो जाएगी, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों का नहीं होता है एटलीस्ट पढ़ाई तो करो, देखेंगे जो होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, हमारे कितने टाइप्स होती हैं एजुकेशन की, अब हम वो देखेंगे। एक होती है फॉर्मल, एक होती है नॉन फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। बहुत ही ब्रीफ में सिखा रही हूँ। आप लोग स्कूल जाते हो वहाँ पे प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है, प्रॉपर ड्रेसअप होता है, प्रॉपर
सारी चीज़ें चलती हैं। तो वो गई फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल क्या, पहले चलते हैं इनफॉर्मल पे। ठीक है, फॉर्मल समझ में आ गया, जो आपकी स्कूल की एजुकेशन होती है, आप यहाँ से ये मान सकते हो कि फॉर्मल एजुकेशन वो है। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या आती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, देखिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या होगा कि जैसे आप लोगों की ओपन स्कूल्स हो गए, ठीक है, और इनफॉर्मल का मतलब हो गया जैसे आप लोग कहीं से भी एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन ले रहे हैं। ठीक है, अब समझिए ब्रीफ में कि फॉर्मल में क्या है, एक प्रॉपर करिकुलम होता है। ठीक है, ओवर्ट, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होगा, ओवर्ट करिकुलम होता है। नॉन फॉर्मल में कोई प्रॉपर ऐसे करिकुलम नहीं होता। ओपन स्कूल्स तो आपने देखी है, जैसे इग्नू वगैरह हो गए, कि आप लोगों की हाँ पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, चलेगी, प्रॉपर वे में चलेगी। ठीक है, इनफॉर्मल का मतलब है कि आपने एजुकेशन ली, ये भी आपको डिग्री देता है, ये भी आपको डिग्री देता है, लेकिन इनफॉर्मल में आपके पास डिग्री नहीं होती, आपके पास नॉलेज होती है। ठीक है, ये होता है इनफॉर्मल। तो कितने टाइप की एजुकेशन हो गई, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। समझ गए, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल दोनों ही आप लोगों की क्या होती है, वैलिड होती है। जैसे इसकी डिग्री भी वैलिड होती है और इसकी डिग्री भी वैलिड होती है। इनफॉर्मल तो आपको कोई डिग्री ही नहीं प्रोवाइड करता, तो इसमें डिग्री वैलिड होने वाली तो कोई बात ही नहीं होती। ठीक है, चिल्ड्रन मोस्ट ऑफ हिज एजुकेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन और लर्निंग। ठीक है, आप लोग बहुत मोस्ट एजुकेशन ऑब्जर्व करके ही लेते हो। जैसे छोटा बच्चा है, अब जैसे कहीं गरीब बच्चों के गरीब बच्चे हैं, वो स्कूल्स नहीं जाते, दैट इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, उनके पास समाज की नॉलेज तो है। तो वो नॉलेज उन्होंने कहाँ से करी, ऑब्जर्व करके करी। तो ये बात ध्यान रखना कि चिल्ड्रन जो अपनी मोस्ट ऑफ हिज एजुकेशन, मोस्ट ऑफ हिज लर्निंग होती है, वो कैसे देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करके। तो इसलिए आजकल बहुत विजुअल एड्स भी, जैसे प्रोजेक्टर्स हो गए, स्मार्ट क्लास हो गई, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, चलिए ये बात तो और ध्यान रखना कि ऑब्जर्वेशन मेथड को किसने फ्रूटफुल बताया है, ये है वॉटसन। ठीक है, वॉटसन। और ये कौन है, बिहेवियरिस्ट है। ये आपको यूनिट फर्स्ट में है ना सारा सीडीपी के बारे में। तो बिहेवियरिज्म की किसने दी थी, इन वॉटसन ने दी थी। और ऑब्जर्वेशन मेथड को सबसे बेस्ट भी किसने बताया था, वॉटसन ने बताया था। अभी बात की थी फॉर्मल मेथड की, तो ये इसमें क्या होता है, एक ओवर्ट करिकुलम होता है, एक प्रॉपर करिकुलम होता है, लिमिट टू स्पेसिफिक पीरियड। और आपको पता है स्कूल फॉर्मल मेथड, आप लोग स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, एक लिमिटिंग टाइम तक है। 12 साल की आपने स्कूल में एजुकेशन ली, 3 साल की आप ग्रेजुएशन में लेते हो, 2 साल के आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में लेते हो। आई थिंक दिस इज क्लियर। चलिए, ये आप आरटी 2009 में पढ़ोगे, स्टूडेंट टीचर रेशियो में, उसमें पढ़ाऊंगी, इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन देखो कई बार नेगेटिव भी हो सकते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो नॉलेज आप प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर से नहीं लेते, जो आपका फॉर्मल था और जो नॉन फॉर्मल था, ये तो नॉन नेगेटिव हो ही नहीं सकते, ये दोनों ही ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं। लेकिन कई बार हम लोग जो बाहर से नॉलेज लेते हैं वो नेगेटिव भी तो होती है। यूट्यूब पे ठीक है सब अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारे ही सही हैं, राइट। तो कई बार ये इनफॉर्मल एजुकेशन नेगेटिव भी हो सकती है, और इसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंटल लर्निंग। मतलब इंसिडेंट से ही क्या, कई बार इंसान उसी से क्या कर रहा है, सीख रहा है। मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन में वो सभी आ जाएंगे जहाँ से आप लोग एजुकेशन लेते हो। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ओपन स्कूलिंग सिस्टम, NIOS हो गया, इग्नू हो गया, दिल्ली ओपन हो गया, और भी बहुत सारे हैं। ओके, समझ गए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही हो रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ। और कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। उसके बाद चलिए, वेरियस एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। देखो ये आपके सोशलाइजेशन की मतलब बेसिकली वहीं से है कि कहाँ कहाँ से आप लोग एजुकेशन सीखते हो। ठीक है, कहाँ कहाँ से सीखते हो, फैमिली, सबसे पहले तो फैमिली में बच्चा होता है, वहीं से सीखता है। फिर उसके नेबरहुड, उसकी कम्युनिटी से सीखता है वो, राइट। उसके बाद ये फैमिली और होम एक ही बात हो गई। फिर बच्चा कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, वहाँ से सीखता है। स्कूल में उसका सारा प्रॉपर पीयर ग्रुप होता है, वहाँ पे सीखता है। कई रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हो गए, जैसे मदरसे वगैरह हो गए, वहाँ से बच्चे सीखता है। और मास मीडिया हो गया, वहाँ से भी क्या करता है बच्चा अपनी एजुकेशन। ये तो क्या हो गई, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन हो गई। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन एजेंसी है, तो आप लोग ये देख के भी बता दो कि बहुत कॉमन है। अब एम्स ऑफ एजुकेशन, सबसे पहला आपका अगर यूनिट 5 का कोई टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, तो यही क्या है, एम्स ऑफ एजुकेशन। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं।
समझ आया अब तक आप लोगों को? एंड ये सब बहुत मेहनत से तैयार की गई। हाँ, राइटिंग में थोड़ा इशू हो सकता है क्योंकि जल्दी जल्दी नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो लेकिन मैं बोल के समझा रही हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड इफ यू वांट दिस PDF, काइंडली कमेंट इन द सेक्शन, काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। चलिए, एम्स ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले देखो, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। क्या मतलब आप लोगों से पूछे कि एम्स की एजुकेशन की एम्स क्या है, वो आप लोग बता दोगे कि क्यों 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 जरूरी है। अगर वहाँ पे मेंटल बेस सेंस ऑफ ह्यूमर चेक करने के लिए क्वेश्चन आएगा तो। अब हम कुछ योजनाएं और कुछ स्कीम्स वगैरह पढ़ने शुरू कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सारी पॉलिसीज, मतलब देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है जो अब तक हुआ है। सबसे पहले देखिए, गांधी जी बेसिक एजुकेशन स्कीम, इनके अकॉर्डिंग एक वर्धा शिक्षा योजना। देखो, ये 1937 में शुरू हुई है। दैट मीन्स इंडिपेंडेंस से पहले। इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1947 में। तो ये प्री इंडिपेंडेंस पीरियड है, ठीक है। कौन सी शिक्षा है? वर्धा शिक्षा योजना, ठीक है। ये किसकी थी? गांधी जी एजुकेशन को बहुत मानते थे। गांधी जी खुद ही बहुत पढ़े लिखे थे, तो उनकी बेसिक एजुकेशन क्या है? वर्धा शिक्षा योजना। कब आई थी? 1937 में। इसके डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। आप लोगों ने उसमें भी EVS में भी एक चैप्टर पढ़ा था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक कहानी लिखी थी। वो कहानी का नाम क्या था? उसी से ठंडा उसी से गर्म। इन्होंने किस पे फोकस किया? हैंडीक्राफ्ट पे। वर्धा शिक्षा योजना ने किस पे फोकस किया? हैंडीक्राफ्ट में। मतलब कि बच्चे का सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। देखो, आज की जो NEP 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो भी इसी पे जोर देती है कि बच्चे का क्या होना चाहिए? होलिस्टिक। तो ये जो काम है ना, स्टार्टिंग से चला आ रहा है, ओके, समझ गए। यहाँ पे इसने क्या दिए? इनको 3 R's दिए। 3 R's का मतलब क्या है? रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी। फंडामेंटल इसने इस पे भी बात करी थी। देखो ना, 1937 पे भी इस पे बात हुई थी। और फंडामेंटल जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है, वो भी यही कहती है। फाउंडेशनल लिटरेसी किसकी बात कर रही है? रीडिंग प्लस राइटिंग की बच्चे, मतलब 3rd क्लास के बच्चे को इससे पहले आ जाना चाहिए। और न्यूमरेसी का मतलब है कि उसे बेसिक कैलकुलेशंस तो आनी चाहिए, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। बच्चे को 3री क्लास तक इतना आना चाहिए, ओके। दिस इज क्लियर टू यू? तो 3 R's कितने बात कर रहे थे? वर्धा शिक्षा योजना। डायरेक्टर ध्यान रखना, ये ध्यान रख लेना कि कौन से उसमें आई थी और किस पे जोर दिया था। जैसे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हो गए कि बच्चों की सिर्फ वो एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। और इसको क्या कहते हैं? बुनियादी शिक्षा और नई तालीम। ध्यान रखना, बुनियादी, बेसिक एजुकेशन बोला ना, कि इतनी तो एजुकेशन बच्चे को आनी ही चाहिए। 3 R, लिखना, पढ़ना और कैलकुलेशन करना। कि आप लोगों को कुछ कर रहे हो, मतलब 4th क्लास का बच्चा अगर कुछ बेसिक नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ काम भी करना पड़ जाए, तो कम से कम वो जमा घटा तो कर सके, है ना। देखो, इसके बेसिक पॉइंट्स क्या आते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी बताया, हैंडीक्राफ्ट को स्कूल्स में होना ही होना चाहिए। यहाँ पे बात हो गई थी 7 से 14 साल के लिए फ्री एजुकेशन होगी, लेकिन ध्यान रखना कि ये पॉइंट यहाँ पे ना रखो तो ही अच्छा है, क्योंकि अभी आप ये कोठारी कमीशन में भी पढ़ा है आपने, ठीक है। जितनी भी एजुकेशन जो RT 2009 आया, उसमें इसी पे जोड़ दिया है ना, तो उसी में पढ़ोगे आप RT में बेसिकली से। चलिए, और इन्होंने क्या कहा था? तखली क्या होता है? चरखा होता है बेसिकली, कि ना सिर्फ तखली ही बच्चों को नहीं आनी चाहिए, तखली के अलावा उन्होंने पूरे उसकी बात करी थी कि हैंडीक्राफ्ट में सब आ जाएगा, कि थोड़ा सा कि बच्चे को ये जो लकड़ी का काम है ये आना चाहिए, थोड़ा बहुत बिजली का काम भी आना चाहिए। बेसिकली इससे थोड़ा थोड़ा उसका सारी चीज़ों में डेवलपमेंट हो। और गांधी जी तो वैसे भी अहिंसा के खिलाफ थे, तो कि नॉन वायलेंस एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब बच्चों को मार पीट के ना पढ़ाया जाए, बच्चे उससे नहीं सीखता है, ठीक है। उसके बाद आया यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। कौन सा आया? सबसे पहले अभी देखा आपने कौन सा आया था? जो गांधी जी का था कि जहाँ पे बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए। उसके बाद क्या आया? उसके बाद क्या आया आपका? यूनिवर्सिटी एजुकेशन। वो आपका 1937 में आया था, इंडिपेंडेंस से पहले की थी वो, कौन सी? वर्धा शिक्षा योजना। उसके बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन स्कीम, जो कब हुई? 1948 से 49 में। इसके डायरेक्टर कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। इसके डायरेक्टर कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। इसको इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है,
ठीक है, ध्यान रहना, इतना तो ध्यान ही रहेगा। जो वर्धा कमीशन पड़ा है, वर्धा एजुकेशन स्कीम, तो उसके कौन है आपके जाकिर हुसैन, और यहाँ पे कौन है आपके डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखो कि डायरेक्टर कौन थे। देखो यहाँ पे आपकी वर्धा शिक्षा योजना में कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, और यहाँ पे कौन है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन है। वो कब आई 1937 में, ये कब आई 1948 से 49 में। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया, नाम से ही पता चल रहा है सेकेंडरी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किस पे जोर दिया हो गया होगा, सेकेंडरी एजुकेशन पे बात की गई होगी। ठीक है, ये कब आई 1952 से 53 में आई। इसकी डायरेक्टर मतलब कौन थे ये, ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियर, मुदलियर कमीशन बेसिकली। ठीक है, ऑल्सो नोन एज मुदलियर कमीशन। ठीक है, एनसीएफ 2005, इससे पहले 3 थे, मतलब एनसीएफ 2005 आप लोगों को यहाँ से ज़्यादा ये पढ़ने की ज़रूरत है। इसके प्रोफेसर कौन थे, यशपाल थे, ध्यान रखना। हमने ऊपर 3 कमीशन पढ़ लिए, एक तो आपका कौन सा कमीशन है, एक आपका वर्धा शिक्षा योजना पढ़ा आपने, दूसरा आपने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पढ़ा, और आपने सेकेंडरी पढ़ा। ये कब आया 1937 में आया, ये कब आया 1948-49 में आया, और ये कब आया आपका 1952-53 में, राइट, 1952-53 में। इसके डायरेक्टर कौन थे, जाकिर हुसैन। इसके कौन थे, डॉक्टर एस राधा कृष्णन, और इसके आप लोग मुदालियर कमीशन से याद कर लोगे अगर वो इतना बड़ा नाम याद नहीं हो रहा। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अब हम एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्रोफेसर कौन थे, प्रोफेसर यशपाल। बेसिकली एनसीएफ ने किसके बारे में बात करी थी, एनसीएफ का मेन पॉइंट था कि लर्निंग बिना किसी बर्डन के होनी चाहिए, देयर शुड बी लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, इसके अंदर 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। ओके, इसको सबको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या थे, 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स है, दिस इज गाइडिंग इट। क्यों, कौन कौन से थे, सबसे पहला था इसका लर्निंग कनेक्ट विद रियल लाइफ। जो लर्निंग होगी ना बच्चे की रियल लाइफ से कनेक्ट होगी। ठीक है, एनसीएफ का फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक तो कि लर्निंग विदाउट बर्डन है, ये तो इसका मेन एम है। ठीक है, बच्चों की बस्तों पे ज़्यादा बोझ नहीं होगा, ये था इसका। ठीक है, दूसरे, और इसने 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए थे, पूछ सकते कि कौन कौन से थे वो। इन्होंने क्या कहा, शिफ्ट करो लर्निंग को रोट मेथड से, मतलब बच्चों को सिर्फ रटाओ मत। ठीक है, उनको उनकी स्किल्स को भी डेवलप करो, उनकी कोग्निटिव स्किल्स को भी डेवलप करो। टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशंस को कनेक्ट करो विद क्लास लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल। इसका मतलब है बच्चा जो है एग्ज़ाम से डरे ना, उसके अंदर एग्ज़ाम का फेयर ना हो। ठीक है, तो इंटीग्रेट मतलब जो ऐसा नहीं है कि जो क्लास में सिखाया वो पेपर में आया ही नहीं, समझे। देखो नोट्स तो आप लोगों के हैं, आप लोग सब सुनने पे भी जोर दीजिए कि क्लास में जो है जो पढ़ाया वो एग्जाम्स में आया ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशंस को जो क्लास में बच्चों को सिखाया गया उसके साथ कनेक्ट करो, और एग्जाम्स को क्या बनाओ, फ्लेक्सिबल बनाओ, ताकि बच्चों को उसका कोई फियर ना हो। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, वही क्या होनी चाहिए, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए स्टूडेंट की। नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी बाय केयरिंग विद द कंसर्न्स विद द डेमोक्रेटिक पॉलिटी। बेसिकली जो 5th गाइडिंग प्रिंसिपल है, इसमें ये कहा गया है कि बच्चे की आइडेंटिटी पे भी क्या करना है, हमें काम करना है, क्योंकि हमारा जो कानून है वो कैसा है, डेमोक्रेटिक है। यहाँ पे सबको अपना कहने का अधिकार है, तो हमें भी बच्चे की आइडेंटिटी को ऐसे ही बनाना है, समझ गए। तो ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं किसके, एनसीएफ के। तो ध्यान रखो कि कौन कौन से हैं। एक तो क्या कि जो लर्निंग है उसको किसके साथ कनेक्ट करना है, हमारी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करना है। एग्ज़ाम को ऐसा नहीं बनाना है कि पढ़ाया कुछ आया कुछ, नहीं। और तीसरा पॉइंट क्या है कि हमें लर्निंग को शिफ्ट करना है रोट मेथड से, ताकि उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट हो सके। दूसरा है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ठीक है, अगर कई बच्चे ऐसा है कि सिर्फ पढ़ने में ही अच्छे होते हैं, कई बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं, तो इसका मतलब अगर हम वहाँ पे कुछ और देखेंगे, एक्टिविटीज़ करवाएंगे, तो हमें उनकी और इनके किसी टैलेंट के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो चिल्ड्रन का क्या होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। और नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी बाय केयरिंग द कंसर्न्स विद डेमोक्रेटिक पॉलिटी।
ठीक है। एनसीएफ ने किस पे फोकस किया, एनसीएफ ने फोकस किया एक्टिव लर्निंग पे। उसने क्या कहा कि प्रीवियस एक्सपीरियंस जो बच्चे ने पुराना पढ़ा है हमको उसके साथ उसको कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए। चाइल्ड शुड नॉट बी पैसिव, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 जो चाइल्ड है वो एक्टिव होना चाहिए वहाँ पे। मतलब ये नहीं कि टीचर वहाँ पे हो और चिल्ड्रन पैसिव हो, नहीं, चाइल्ड शुड बी एक्टिव। हाईलाइट्स इंटीग्रेशन, इसने कहा इंटीग्रेशन पे जोर दिया, ठीक है, कि एक ही क्लास में हर तरीके के बच्चे हो ना, तो ये नहीं कि सपोज करो कि क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स अगर नॉर्थ इंडिया के हैं और 2-3 स्टूडेंट ईस्ट इंडिया के हैं, 2-3 साउथ इंडिया के हैं, तो ये नहीं कि उनको अलग थलग कर रखा हो। उन्होंने इंटीग्रेशन पे, इंटीग्रेटेड एजुकेशन पे एनसीएफ ने फोकस किया है, ठीक है। प्रोवाइडिंग इक्वालिटी ऑफ, ठीक है, यहाँ तक एनसीएफ था, तो आप लोगों को आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन। अब हमें एजुकेशन में इक्वालिटी कैसे आई, मतलब ये भी तो एक एम है ना एक तरीके से, कि बच्चों को एजुकेशन में सब बच्चों की इक्वालिटी। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया कि क्लास में नॉर्थ इंडिया से भी, ईस्ट इंडिया से भी, साउथ इंडिया से भी, केवीएस के एग्जाम, केवीएस में तो होता है, केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल है, तो वहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए। कई बार डिसेबल्ड बच्चों के साथ थोड़ा सा पार्शियलिटी हो जाती है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए। किसने बात करी है इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, देखो एक तो आर्टिकल 45 है और एक आर्टिकल 21 है, समझना, ठीक है। आर्टिकल 45 जो है, आर्टिकल 45 छोटे बच्चों के लिए है, अप टू 3 to 6 ईयर्स, 3 साल से बच्चा स्कूल जाने लगता है, तो आर्टिकल 45 इन बच्चों के बारे में बात करता है। और जो 21A है वो किसके बारे में बात करता है, वो 6 से 14 साल के बारे में, बच्चों के बारे में बात करता है, ठीक है। दीज आर द 2 आर्टिकल्स जो इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, चलिए पढ़ते हैं। आर्टिकल 45 हमें क्या कहता है, आर्टिकल 45 हमें कहता है कि, एक मिनट, आर्टिकल 45 हमें क्या कहता है, आर्टिकल 45 कहता है कि 3 से 6 साल के सारे बच्चों को क्या मिलनी चाहिए, इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए। भी बताया 45 किस पे बात कर रहा है, प्राइमरी एजुकेशन पे बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 45 देयर शुड बी ECCE, इसका मतलब क्या है, अर्ली चाइल्डहुड, एक मिनट मैं इसको लिख देती हूँ। ECC का मतलब क्या है, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ठीक है। 1987 में एक प्रोग्राम चला था, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। इसने किस पे जोर दिया था, एडल्ट की एजुकेशन पे जोर दिया था। तो चलिए देखिए, 1987 में एक प्रोग्राम आया था, नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, जो बेसिकली एडल्ट की एजुकेशन के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। 2 आर्टिकल ध्यान रखना। चलो आगे। उसके बाद हमने क्या बताया कि एक आर्टिकल क्या था जो 21A है, जो किसकी, 6 से 14 साल तक की, हाँ, एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और जो 45 है वो छोटे बच्चों, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, उनकी बात कर रहा है। तो उसी ने कहा था कि ECCE डेवलप करने, खोलने चाहिए छोटे बच्चों के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है। RTE एक्ट 2019, ये आपके यूनिट 5 में एक टॉपिक भी है, ठीक है। एंड अगर आप लोगों ने देखा है NEP 2020 के जो नीचे, उसके वहाँ पे RTE एक्ट के बारे में उसने हमें बोला है, जहाँ पे गाइडिंग प्रिंसिपल्स है उसके आगे RTE एक्ट, यहीं पे हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमें नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। RTE एक्ट ने क्या कहा था, जो RTE का जो सबसे मेन था, उसने कहा था कि देयर शुड बी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। RTE एक्ट ने क्या कहा था कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, किसके लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। और जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड है, मतलब कोई भी उनको प्रॉब्लम है, जो इंक्लूसिव चाइल्ड है, ठीक है, उनके लिए 6 से 18 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। 6 से 14 साल तक जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, और 6 से 18 साल तक जो उनको कोई भी डिसेबिलिटी है, उनके लिए। और ये बात किस में लिखी हुई है, आर्टिकल 21A में। इसके पीछे की स्टोरी देखो,
इससे पहले ना एक सर्व शिक्षा अभियान था, ठीक है, जो बच्चों के एजुकेशन के बारे में, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात कर रहा था। लेकिन सर्व शिक्षा अभियान में एक अमेंडमेंट हुआ। वो कौन सा अमेंडमेंट था? 86th अमेंडमेंट हुआ। कब? 12 दिसंबर 2002 को, जहाँ पे ये सारी बात चली, ठीक है। और उसमें क्या बात चली कि बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। फिर 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2000 1 अप्रैल 2010 को ये लॉन्च हुआ, ठीक है। कब बना आरटी एक्ट? 12 दिसंबर 2002 को 86th अमेंडमेंट हुआ और 1 अप्रैल 2010 को ये जो बिल था वो पार्लियामेंट से पास हो गया। और फिर ये 1 अप्रैल, तो आरटीई एक्ट कब आया था ये ध्यान रखना। जैसे आरटीई एक्ट कब आया था? ये आया था 2009 में। इसका नाम 2009 क्यों है, 2010 क्यों नहीं है? क्योंकि जो मैंने आपको बताया, पार्लियामेंट में जो ये बिल पास हुआ था ये 2009 में ही हो गया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट होते होते, जब ये इम्प्लीमेंट हुआ ये 2010 मतलब कुछ महीने हो गए थे, ठीक है। और फिर ये इस टाइम लॉन्च हुआ था, बिल पास हो गया था 2019 में, इसलिए इसका नाम है आरटीई एक्ट 2019। किस है आर्टिकल में? 21A आर्टिकल में है, ठीक है, अंडर आर्टिकल। और इसने हमें क्या कहा? आर्टिकल 21A ने क्या कहा कि जो हमारे जो एजुकेशन है, बच्चा को एजुकेशन लेना वो उनका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इसने क्या कहा कि जो बच्चों का एजुकेशन लेना है वो उनका क्या है? फंडामेंटल राइट है। समझ गए? आरटीए 2000 फंडामेंटल राइट का मतलब ज़रूरी है, मतलब मॉल, अगर किसी को नहीं पता फंडामेंटल राइट क्या होता है, मतलब एकदम मैंडेटरी कंडीशन वाला मैंडेटरी है ये। चलो, आरटीई एक्ट में ध्यान रखना टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 7 चैप्टर्स हैं। और सेक्शंस कितने हैं? 38 सेक्शंस हैं। पढ़ने के लिए हम ये भी पढ़ सकते हैं कि हर एक 7 चैप्टर्स के अंदर क्या है, हर एक सेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है। लेकिन जो हमारे लिए ज़रूरी है, एक बार ऊपर ऊपर से देख लो, इस टाइम पे ऊपर ऊपर से देखो, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। मैंने कहा कि 2009 क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिल इस टाइम पे पास हुआ था। एज के अकॉर्डिंग ये हमें क्या कहा था? आरटीई एक्ट ने हमें कहा था कि बच्चा, सपोज करो कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है उसके घर में और उसने बीच में क्या कर लिया? ड्रॉप आउट कर दिया। बच्चे ने क्या कर लिया? ड्रॉप आउट कर लिया। अब उसने 2-3 साल बाद सपोज करो स्कूल दोबारा ज्वाइन किया, तो उसकी एज के अकॉर्डिंग वो जिस क्लास में होना चाहिए हम उसको क्या करेंगे? उसी क्लास में रखेंगे, ठीक है। एज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट क्लास में उसे क्या देंगे? एडमिशन देंगे, चाहे कोई भी रीज़न हो, ठीक है। नहीं तो बच्चा क्या रह जाएगा? बहुत पीछे रह जाएगा। समझ गए? किसने कहा? ये आरटी 2009 ने कहा। समझ गए? चलिए, अब देखो, आरटी एक्ट ने किसकी बात करी? एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करी। और ऊपर जो आर्टिकल 45 था वो उसकी बात किसने करी थी? उसने बात करी थी प्राइमरी एजुकेशन की। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे समझ लो, एलिमेंट्री एजुकेशन में प्राइमरी एजुकेशन भी आ जाती है और अपर प्राइमरी एजुकेशन भी आ जाती है। अपर प्राइमरी का मतलब है 1 to 5 और अपर प्राइमरी का मतलब है 6 to 8। मतलब देखो, इससे पहले क्या था? जब तक ये बिल पास नहीं हुआ था उससे पहले थी कि नो डिटेंशन पॉलिसी। क्या थी? नो डिटेंशन पॉलिसी। ON भी आएगा यहाँ पे। इसका मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप बच्चों को फील नहीं करोगे, ठीक है, ऐसा कहा गया था। लेकिन क्या हुआ? 2019 में इसका क्या हुआ? अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। इससे पहले 2019 के अमेंडमेंट से पहले इसके अंदर क्या था? नो डिटेंशन पॉलिसी थी, कुछ भी रीज़न हो आप बच्चे को फील नहीं करोगे। लेकिन फिर अमेंडमेंट होके क्या बात कही गई? अमेंडमेंट होके ये बात कही गई कि 5th क्लास में एंड 8th क्लास में आप उसका क्या लोगे? एक तरीके से एग्ज़ाम लोगे, ठीक है। अगर उसने एग्ज़ाम पास कर दिया तो फिर तो वो आगे चला जाएगा। सपोज करो किसी रीज़न की वजह से उसने एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया, तो आप उसको क्या करोगे? 2 to 3 मंथ्स का टाइम दोगे,
और फिर उसका रीअपियर एग्ज़ाम लोगे, ठीक है, उस एग्ज़ाम को दोबारा देगा, रीअपियर। और अगर वो फिर भी फेल हो जाता है, ठीक है, सेकेंड एग्ज़ाम में वो फिर से फेल हो जाता है, रीअपियर लिया, वो फिर फेल हो गया, तो अब वो उस स्टेट की चॉइस है कि वो उसे आगे पास करेगी कि नहीं करेगी, नेक्स्ट क्लास में भेजेगी कि नहीं भेजेगी। मतलब ये नो डिटेंशन पॉलिसी को जो 2019 का अमेंडमेंट है इसने चेंज किया था, समझ गए। चलो ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो, री एग्ज़ाम एंड स्टूडेंट कैन बी डिटेन इन क्लास, वो मैंने आपको पूरी इसके खिलाफ जो ये अमेंडमेंट था इसके ध्यान रखना, 6 स्टेट्स इसके फेवर में नहीं थे, ठीक है। चल इसमें और क्या बात करी गई थी RTE 2019 में, ये RTE 2009 ना आपका ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट है, अगर मैं उन सेक्शंस वाले पार्ट को छोड़ दूँ तो 25% जो EWS 25% जो है प्राइवेट स्कूल्स में या फिर कोई भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हो गए, संस्थाएं हो गई, उसमें जो 25% सीट्स होंगी वो EWS के स्टूडेंट्स के लिए क्या होंगी, रिजर्व होंगी। EWS का मतलब क्या है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व होंगी। और क्या कहा गया था RTE 2009 में, RTE 2009 में क्या गया था, अगर टीचर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो कहीं भी चुपके से प्राइवेट ट्यूशन नहीं देगा। जैसे मोस्टली क्या होता है, कई बार अपने घर पे ट्यूशन देते हो या फिर किसी कोचिंग में इंस्टीट्यूशन देते हैं, अपनी आइडेंटिटी बदल के वहाँ पे मतलब एक बताते नहीं है, तो ये RTE ने क्या कहा था, ये गलत है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है तो वो और कहीं भी ट्यूशन्स नहीं देगा। RTE ने और क्या कहा था, उसने क्या कहा था कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है, ये फंडामेंटल राइट है स्टूडेंट का। तो इसको फुलफिल करने के लिए उसने प्राइमरी स्कूल्स को क्या कहा कि 1 किलोमीटर के अंदर अंदर दायरे में होने चाहिए और मिडिल स्कूल 3 किलोमीटर के अंदर के दायरे में होने चाहिए। और जो ये कानून था RTE का, ये सारे इंडिया में क्या था, लागू किया गया था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि आपको पता है 2009 के टाइम पे तो जम्मू कश्मीर के कुछ अलग ही रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, तो ये रूल ऑल ओवर इंडिया था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। प्राइमरी स्कूल की जो एरियाज़ है वो 1 किलोमीटर के अंदर होंगे, और मिडिल स्कूल बेसिकली यहाँ पे अपर प्राइमरी है, ओके। मिडिल स्कूल यहाँ पे क्या है, अपर प्राइमरी, ध्यान रखना ये बात। 6 to 8 क्लास को हम क्या बोलते हैं, अपर प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी से एक कदम आगे। प्राइमरी किसको बोलते हैं, 1 to 5 को। और इन दोनों एजुकेशन को अगर मिल जाए तो दैट इज एलिमेंट्री एजुकेशन। चलिए, और एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाने वाली इंडिया 135 नंबर की कंट्री थी, ठीक है। इंडिया की कौन सी पोजीशन थी, 135। इससे पहले 134 कंट्रीज एजुकेशन को फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार बना चुकी थी। एक इसमें RTE 2 था, मतलब ये सिर्फ सरकार की, गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है, ये पेरेंट की भी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को एजुकेशन किसी भी हालत में क्या करे, दिलवाए। और ये किस में कहा गया है, ये आर्टिकल 51A के पार्ट में क्या गया, मतलब 51A के अलग अलग पार्ट होंगे ABCD, तो 51A में किस में कहा गया है, के में ये कहा गया है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू सेंड देयर स्टूडेंट्स टू स्कूल, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ टीचर्स क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू RTE, ये ऊपर कहा था मैंने आप लोगों को कि मैं अभी नीचे RTE 2009 में पढ़ाऊंगी, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्राइमरी के लिए है, जो अभी हम ये पढ़ रहे हैं कौन सी क्लासेस के लिए, प्राइमरी, दैट मीन्स 1st to 5th क्लास के लिए ये रेशियो बता रहे हैं हम कि अगर क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, अगर क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, अप टू 60 स्टूडेंट्स हैं, मतलब 1 से लेके 60 तक बच्चे हैं, तो क्लास में कितने टीचर होने चाहिए, 2 टीचर्स होनी चाहिए। तो 60 स्टूडेंट्स पे कितने टीचर्स होने चाहिए, 2। अगर 61 से 90, उसके बाद 30-30 का रेशो, देखो इसमें क्या बोला, कहीं पे ना जगह 30:1 यूज़ करते हैं, हम इसको पूरी तरीके से गलत भी नहीं कह सकते, हम इसे पूरी तरीके से सही भी नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 30:1 होगा, हमने बस इसलिए कह दिया कि 60 पे 2 टीचर हैं, फिर आगे 60 से जब टीचर 90 हुए तो हमने कहा कि 3 है, तो चलो 30 पे 1 होगा।
डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। बस वहाँ वहाँ पे क्या लिखा है कि अप टू 60 स्टूडेंट्स तक कितने टीचर्स होंगे, 2 टीचर्स होंगे। ठीक है, मैं तो आप लोगों को भी कहूँगी कि अगर आप लोगों से पूछ ले कि 40 स्टूडेंट्स हैं या फिर 35 स्टूडेंट्स हैं या फिर 29 स्टूडेंट्स हैं तो कितने होंगे, आप लोग वहाँ पे 2 टीचर्स करके आना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 61 से 90। ठीक है, अगर 30 स्टूडेंट्स आगे और बढ़े तो कितने हो जाएंगे, 3 टीचर्स हो जाएंगे। फिर 91 से अगर 30 और बढ़े तो प्लस 1 टीचर और हो जाएगा। उसके बाद 30 और बढ़े तो इसका मतलब कितना हो गया, 150 हो गया। मैं इसको सारे को ना इरेज करती हूँ पहले, फिर आप लोगों को ढंग से समझाएंगे। स्लाइड बहुत ही ज़्यादा रंगी बिरंगी हो गई है। ठीक है, देखो क्या बोला मैंने आपको कि 60 स्टूडेंट्स तक कितने टीचर्स होंगे, 2 टीचर्स होंगे। अगर 61 से 90 स्टूडेंट्स हो गए तो 3 टीचर्स, मतलब एक टीचर का क्या हो जाएगा, इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। और अगर फिर 30 स्टूडेंट्स और बढ़ गए तो एक स्टूडेंट का इंक्रीमेंट और हो जाएगा। अगर फिर 30 स्टूडेंट्स बढ़ गए तो कितने बच्चे हो जाएंगे, 150 स्टूडेंट। तो 150 स्टूडेंट्स पर उस स्कूल में 5 तो क्या होंगे, टीचर्स होंगे। समझो, जब 150 स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो 5 तो टीचर्स होंगे और एक क्या होगा, हेड टीचर होगा, हेड मास्टर होगा। तो ध्यान रखना कि जो प्राइमरी स्कूल का जो सबसे बड़ा टीचर होता है उसे प्रिंसिपल नहीं कहते, उसे हेड टीचर बोलते हैं। हेड सर बोलते हैं ना, तो वो जो एक प्रिंसिपल नहीं होते वो हेड सर होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल कहाँ पे होता है, प्रिंसिपल आपकी 12th क्लास में, जो स्कूल आपका गवर्नमेंट स्कूल 12th क्लास तक का होता है ना, वहाँ पे जो प्रिंसिपल, उसे ही प्रिंसिपल बोलते हैं। अदरवाइज क्या बोलते हैं, हेड टीचर बोलते हैं हम। ये किसके लिए बताया रेशो, प्राइमरी क्लासेस के लिए। 150 जिससे अगर ज़्यादा बच्चे हो जाए 150, अगर 150 से ज़्यादा हो जाए तो 5 टीचर होंगे और एक हेड टीचर होगा। अगर 200 स्टूडेंट हो जाते हैं स्कूल में, अगर स्कूल में कितने स्टूडेंट हो जाते हैं, 200 स्टूडेंट हो जाते हैं तो 40 पे एक टीचर होगा, समझ गए। अगर अप टू 200 स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो 40 पे कितने टीचर होंगे, 1 होंगे। 40 स्टूडेंट्स पे 1 टीचर होगा। फिर आगे अगर आपसे पूछे कि अगर 75 स्टूडेंट्स हैं तो कितने टीचर होंगे, तो फिर 40 का रेशो ये बन गया। जैसे ऊपर 30 का रेशो बन रहा है कि 30 पे 1 टीचर, 60 पे 2 टीचर, ये नहीं लिखा, यही चीज़ लिखी है कि अप टू 60 स्टूडेंट्स तक। क्यों, क्योंकि भाई एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है ना, तो वो स्कूल में अप्रॉक्स 60 स्टूडेंट्स तो हैं। तो उन्होंने इस हिसाब से बताया है कि 60 अगर बच्चे हैं तो 2 टीचर उस पर होंगे। और लेकिन अगर स्कूल में 200 स्टूडेंट्स हो गए तो फिर हर बच्चे पे 40 बच्चों पे एक टीचर होगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी क्लासेस के लिए रेशो क्या था, 150 स्टूडेंट्स हैं तो 60 पे 2 टीचर, और अगर 200 स्टूडेंट्स से ज़्यादा हैं, 200 स्टूडेंट है तो 40 पे एक टीचर। लेकिन 6th से 8th क्लास के लिए ये रेशो चेंज हो जाता है, 35 पे 1 टीचर होगा। ठीक है, 35 पे 1 टीचर होगा। बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू आरटी ही कि हर एक क्लास के लिए हर एक टीचर होगा, हर एक क्लास को एक एक रूम अलॉट किया जाएगा। हेड टीचर के लिए अलग से रूम होगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने होंगे। मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने होंगे, ये ईयरली की बात की गई है। देखो 200 वर्किंग डे 1 to 5 और 220 वर्किंग डे 6 to 8। अगर प्राइमरी क्लासेस की बात करें तो कितना टाइम करेगा वो, 200 वर्किंग डे एक साल में कंप्लीट करेगा। और 6 से 8th क्लास अपर प्राइमरी 200 वर्किंग डेज कंप्लीट करेगा। और घंटों में पूछेंगे तो 800 आवर्स और कितने हो गए आपके, 1000 आवर्स। ठीक है, एक साल में कितने घंटे टीचर पूरा करेगा, अरे यार 1 ईयर में एक टीचर कितनी प्राइमरी क्लासेस के लिए 200 डेज और 800 वर्किंग आवर्स। तो यहाँ से आप लोग लगा सकते हो कि एक दिन में अप्रोक्स 4 घंटे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक दिन में अप्रोक्स 4.5-5 घंटे के आसपास। ओके, चलो पर वीक बता दिया कि 45 आवर्स, इसके अंदर आपके क्या हो जाएंगे, प्रिपरेटरी आवर्स भी इंक्लूड होंगे।
कि कितनी करेगा, 45 आवर्स कंप्लीट करेगा। उस और क्या बात करिए कि देयर शुड बी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, मतलब स्कूल ढंग से वहाँ पे ये जो पेपर पन्नों में बातें लिखी हुई हैं वो सारी पूरी होगी कि नहीं होगी। तो हर एक स्कूल में एक एक स्कूल मैनेजमेंट क्या होगी, कमेटी भी होगी, उन्होंने ये कहा था। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि टीचर्स कहाँ पे ड्यूटी नहीं लगेगी टीचर्स की, जैसे इलेक्शन में ड्यूटीज़ लगती हैं, अगर कुछ जैसे अभी पीछे कोरोना हुआ था तो वहाँ पे टीचर्स की ड्यूटी लगी थी, कहाँ पे नहीं लगेगी, पल्स पोलियोग्राम प्रोग्राम्स में टीचर्स की ड्यूटीज़ नहीं लगेगी, समझ गए। पल्स पोलियो जो प्रोग्राम्स होंगे, जो पोलियो पिलाने जाते हैं, वहाँ पे टीचर्स ड्यूटी नहीं देंगे। तो आरटी की कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। एक आरटी का ना ड्रॉबैक पूछा जाता है कि आरटी का ड्रॉबैक क्या था, मैंने इसमें लिखा नहीं है कि आरटीई ने बात सिर्फ और सिर्फ 14 साल तक के बच्चों की बात करी। इसमें नेगलेक्टिंग ग्रुप था, कौन, एक तो छोटे बच्चों का नेगलेक्टिंग ग्रुप था, नर्सरी एजुकेशन की आरटीई ने बात ही नहीं करी, और दूसरा आरटीई ने किसकी बात नहीं करी, दूसरा आरटीई ने बड़े बच्चों की भी बात नहीं करी। ये लिमिटिंग किसके लिए था, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए था, आरटीई 2009, ये इसका बस एक ड्रॉबैक था। ओके चलिए, अब स्कीम्स पढ़ेंगे और प्रोग्राम्स पढ़ेंगे, क्या क्या स्कीम्स आए, क्या क्या प्रोग्राम्स आए, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से हमारा फिर से शुरू हो जाएगा। एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था, पता है आप लोगों को क्या थी, ये भी एक सेंट्रल की स्कीम थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। क्या हुआ था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में, यहाँ पे सिर्फ ब्लैक बोर्ड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो टीचर जिस पे लिखते हैं वही ब्लैक बोर्ड, नहीं। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड का मतलब है कि एक स्कूल में, एक क्लासरूम में जो 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 रिसोर्सेज चाहिए वो बच्चों को पढ़ाने के लिए होने चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का सीधा सा मतलब ये है। एंड इफ़ यू लाइक, अगर आप लोगों को वीडियो सच्ची में थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, सच में बहुत मेहनत लगती है। चलिए, ब्लैक बोर्ड रेफर्स टू दी नेसेसरी रिसोर्सेज। मैं यहाँ पे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग खुद अटैम्प्ट करना। एट द लास्ट ये तो नहीं कहूँगी कि अगर आप लोगों के 60 क्वेश्चन है तो 70 to 80% ये हेल्पफुल करेंगी ये वीडियो जो मैं अब ये डाल रही हूँ, ठीक है। 60 नंबर में से 60 से 80%, 70 से 80% आप लोगों को ये जितनी भी तक एग्ज़ाम तक वीडियोस चलेंगी ये हेल्पफुल करेंगी ही करेंगी, ठीक है। कब आया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, 1987 में आया, आफ्टर राजीव गांधी मतलब ये राजीव गांधी ने रिलीज़ किया था, मतलब 1986 में उन्होंने रिलीज़ किया, तो 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आ गया था। ध्यान रखना किसके टाइम पे, राजीव गांधी जी के टाइम पे आया था। कब आया, 1987 में आया। और ब्लैक बोर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, सारी नेसेसरी रिसोर्सेज। उन्होंने कहा था कि ये बेसिकली प्राइमरी स्कूल्स में कि जो बच्चों को फैसिलिटीज चाहिए ही चाहिए, जैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल चाहिए, तो जो चीज़ें चाहिए ही चाहिए उस पर इन्होंने प्राइमरी क्लासेस पे जोर दिया, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि वेस्टेज और स्टेगनेशन रेट को रिड्यूस करना है, मतलब वेस्टेज। जैसे वेस्टेज का मतलब यहाँ पे आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सपोज करो थर्ड क्लास में कोई बच्चा है, थर्ड क्लास में वो फेल हो गया और थर्ड क्लास में फोर्थ क्लास में वो बच्चा आ रहा है, तो वहाँ पे उसकी फिर से पूरी एजुकेशन जो उसे सरकार प्रोवाइड कर रही है उसके लिए खर्चा, तो वो क्या होगा, वो सब वेस्ट चला जाएगा कि थर्ड क्लास में हमने उसके ऊपर जितना भी खर्चा किया वो सब क्या चला गया, वेस्ट ऑफ मनी हो गया। तो हमें इसे क्या करना है, कम करना है। और इसने किस पे फोकस किया, गर्ल्स स्टूडेंट्स पे भी क्या किया, फोकस किया। इसमें और क्या बात की गई है कि 50% जो टीचर होंगे ना वो फीमेल होंगी। अगर टीचर्स फीमेल्स नहीं होंगी तो आप लोगों को पता है, हाँ आजकल तो थोड़ा सा काफ़ी हद तक चेंज हो गया, लेकिन फिर भी मेल टीचर्स अगर स्कूल्स में होते हैं ना तो थोड़ा सा लोगों की मेंटेलिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो ये बात तो 1987 की है, तो उस टाइम तो आप लोगों को पता ही कितना था। तो 50% टीचर क्या होने चाहिए, फीमेल टीचिंग एड्स होने चाहिए, स्कूल बिल्डिंग, तो बेसिकली ये सारे रिसोर्सेज के बारे में बात करी गई है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने भी क्या किया था, फंड दिया था, किसके थ्रू, ज्वार रोजगार योजना स्कीम। ध्यान रखना कौन सी योजना के थ्रू इनको पैसे दिए गए थे, ज्वार रोजगार योजना स्कीम। चलिए, कितने पैसे स्कीम पे वो किए गए थे, खर्च किए गए थे,
12.8 लाख अप्रोक्स 13 लाख, ठीक है, 12.8 लाख। कब से कब तक? 1987 से लेके 1994 तक। कब आई? 1987 में आई, और 94 तक उस पर इतना स्पेंड कर चुके थे। किस कौन से स्कीम के थ्रू? जवाहर रोजगार योजना स्कीम, जवाहर रोजगार योजना स्कीम। फर्स्ट एक्सपेंशन, ये जो स्कीम थी, ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, ये दो उसमें डिवाइड हुआ था। जो फर्स्ट इसका एक्सपेंशन हुआ 1987 से लेके आई थिंक 91 तक था। इसमें क्या किए, उसमें फर्स्ट एक्सपेंशन में क्या क्या कहा गया कि 2 रूम की जगह 3 रूम होने चाहिए। पहले ही प्राइमरी क्लासेस के लिए आया था, और ऐसे ही 2 टीचर्स की जगह 3 टीचर्स होने चाहिए। और इसको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को सिर्फ प्राइमरी क्लासेस के लिए मत रखो, अपर प्राइमरी के लिए भी इसे रखो। ये किसने कहा था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की फर्स्ट एक्सपेंशन की बाद ये मांग उठी थी। उसके बाद सेकंड एक्सपेंशन कब हुआ था? तो जो उसमें बात की गई थी कि 6ठी से 8वीं क्लास के लिए उसे उठाओ, तो सेकंड वाले में उसे किया गया था। अपर प्राइमरी लेवल तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया था। और कब? 1991 से 94 के टाइम के बाद है जब ये सेकंड एक्सपेंशन हुआ। तो 1987 से 1994 तक आपके कितने खर्च हुए इसमें? 12.8 लाख। और कौन सी स्कीम थी? जवाहर रोजगार योजना स्कीम। तो ध्यान रखना इसे। चलो, मिड डे मील आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। मिड डे मील क्यों आई थी? मिड डे मील इसलिए आई थी कि भाई सरकार ने देख लिया कि बच्चा कब पढ़ेगा। बच्चे के पेट में जब तक कुछ नहीं होगा, क्या बच्चा पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। खाली पेट पढ़ाई होगी? नहीं होगी। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं भी पानी पी लूँ, गर्म है ये तो। ठीक है, मिड डे मील देखो, ये नहीं है कि सिर्फ मिड डे मील की रूट्स कहाँ से देखने के लिए मिलती है। 1925 जब हमारे ब्रिटिश हम पे राज करते थे, उस टाइम ये हमें इसकी जो पीछे की पकड़ है, कोई पहला वर्ड मतलब फ्रेश वर्ड नहीं है जो हमें यहाँ पे 1995 में हमने इसको यहाँ से इम्प्लीमेंट किया था। तो इसकी रूट्स कहाँ से है? 1925 में मद्रास में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मिड डे मील चलाई गई थी। अब 1994 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसे क्या किया था? इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया? 1987 में। और मिड डे मील कब आई? 1995 में। ठीक है, सरकार ने कह तो दिया पढ़ ले, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन जब तक पेट में कुछ होगा तब तक पढ़ाई होगी? नहीं होगी। तो जो एम.जी. रामचंद्रन थे, इन्होंने सारे प्राइमरी स्कूल्स में क्या किया? इसको एक्सटेंड किया। देखो, एक राइट टू फूड केस चला था, तो 25 नवंबर 2001 को 25 नवंबर 2001 को जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी, एक सेकेंड, 25 नवंबर 2001 को इम्प्लीमेंट किया उन्होंने मिड डे मील सारे प्राइमरी स्कूल्स में। तो ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब इम्प्लीमेंट किया मिड डे मील के कॉन्सेप्ट को? 1995 में। फिर एक राइट टू फूड केस इसके नाम पे एक सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, तो 25 नवंबर 2001 को। ये 28 है कि 25 है? एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो। 28 है ये, सॉरी, 28 नवंबर 2001 को 28 नवंबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया था? इसे पूरे इंडिया के प्राइमरी स्कूल्स में इसे इम्प्लीमेंट करने की घोषणा कर दी थी। और एम.जी. रामचंद्रा का इनमें बहुत बड़ा हाथ था मिड डे मील को सारे प्राइमरी स्कूल्स में एक्सटेंड करने का। ठीक है, ध्यान रखोगे। चलो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मिड डे मील की 200 क्लास तक, सॉरी, कितनी बच्चों को कितनी यहाँ पे 200 डेज़ क्या होता है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि जो RTE ने कहा था
कि कितनी होनी चाहिए टीचर की ड्यूटी एक साल में 200 डेज़। तो मतलब अगर 200 डेज़ एक साल में स्कूल चल रहा है, 200 क्लासेस 1 ईयर में हो रही है, तो बच्चों को हर दिन उनकी 300 कैलोरीज मिलनी चाहिए, हर दिन डेली। कि एक दिन में कितनी कैलोरीज मिलनी चाहिए, 300 कैलोरीज जितना खाना उनकी पूरी हो, और 8 ऐसा खाना मिलना चाहिए जहाँ से उनकी 300 कैलोरीज उन्हें मिले, और 8 से 12 ग्राम उनके खाने के अंदर उन्हें प्रोटीन मिले हर एक स्टूडेंट को। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और इससे क्या होगा, मिड डे मील से बच्चे क्या सीखेंगे, सोशलाइजेशन भी सीखेंगे। जब यहाँ पे इस रीजन में सारे बच्चे बैठ के खाना खाएंगे तो क्या सीखेंगे, सोशलाइजेशन तो सीखेंगे ही। समझ गए? तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी और मिड डे मील भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। कब हुआ था, 1994 में क्या हुआ था, ये लॉन्च हुआ था। इसकी मांग इसने क्या किया था, इसने कहा था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको यूनिवर्सलाइज करेंगे, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। हमें प्राइमरी एजुकेशन मतलब सारे बच्चों का एनरोलमेंट हमें करना ही करना है। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम नाम से पता चल रहा है डिस्ट्रिक्ट। इसमें सबसे बड़ी बात क्या गई थी कि स्कूल की एफिशिएंसी और एजुकेशन की क्वालिटी को क्या करना है, हमें इम्प्रूव करना है। हमें जितनी भी बच्चों स्कूल एफिशिएंसी मतलब स्कूल्स को जितनी नीड्स की ज़रूरत है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में भी यही बात हुई थी। और इन्होंने जो स्पेशली गर्ल्स और रूरल जो बच्चे होते हैं, जो गांव के बच्चे होते हैं, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती है, तो DPEP ने उसके बारे में बात करी थी, ठीक है। 1994 में ये लॉन्च हुई थी। उस टाइम पे जब ये लॉन्च हुई थी तो इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स पार्टिसिपेट किया था, 42 डिस्ट्रिक्ट थे 7 स्टेट्स के, ठीक है। कितने डिस्ट्रिक्ट से DPEP में, 42 डिस्ट्रिक्ट थे 7 स्टेट्स के। ध्यान होगा, ध्यान रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यहाँ से देखो, वर्ल्ड बैंक से में वर्ल्ड जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहाँ से हमको क्या मिला था, ये इन्होंने इसमें फ़ंड जनरेट किया था, बेसिकली ये कह सकते हैं। इनको कितना फ़ंड मिला था, $1.5 बिलियन कमिटेड टू प्रोग्राम, 50 मिलियन चिल्ड्रन कवर्ड, ठीक है। इस जो DPEP में जो फंड्स दिए गए थे वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वो कितने थे, $1.5 बिलियन, ठीक है। और कितने बच्चे कवर थे इसके अंदर, 50 मिलियन चाइल्ड। देखो डॉक्यूमेंट्स में तो ऐसा ही लिखा हुआ है, बाकी क्या कह सकते हैं। और कितने कितने ये लेवल्स में हुआ, 3 लेवल्स में। सबसे पहले 94, 97 और फिर 2000 में, ठीक है। DPEP 94 में तो लॉन्च हुआ था। जब लॉन्च हुआ था, देखो सबसे पहले यहाँ पे 42 डिस्ट्रिक्ट थे 7 स्टेट्स के, तो इसके बाद अलग अलग भी स्टेट्स जुड़ते चले गए। वो ध्यान नहीं रखना, 3 लेवल्स में आया था, 94, 97 और 2000। और वर्ल्ड बैंक में इतने भी इसमें जो फंड था वो उसमें रेज किया था 2001 तक। कितना, $1.5 बिलियन। इसके गोल्स क्या थे, एक तो इनइक्वालिटी को घटाना, अभी ऊपर पढ़ के ही आए हो। और जो ड्रॉप आउट रेट है, जो बच्चे छोड़ के चले गए उनको वापस लेके आना, अभी पढ़ा ना ऊपर, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन था। और बच्चों की नीड्स को, जो स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड थी, उसको फुलफिल करना। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्रोग्राम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट के एरिया के रीजन में हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आया सर्व शिक्षा अभियान, ये इम्पॉर्टेंट है भाई। सर्व शिक्षा अभियान की पढ़ाई पर सबका हक है, जिसका अमेंडमेंट हुआ था 2000, जो RT 2009 बना था, जिसका 86 अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। कब आया ये सर्व शिक्षा अभियान, 1 अप्रैल 2001 को। नाम से यह सर्व शिक्षा अभियान, कि शिक्षा पे सबका अधिकार है। इसने क्या कहा, सर्व शिक्षा अभियान ने कहा, इसने फ्री एजुकेशन की बात नहीं करी है यहाँ पे, इसने यूनिवर्सलाइजेशन की बात करी है एलिमेंट्री एजुकेशन पे। जैसे पहले आपने पढ़े कौन से, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और मिड डे मील, इसमें प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे कवर थे, है ना। इसने बात करी एलिमेंट्री एजुकेशन की, 6 से 14 साल के बच्चों की, ठीक है। RT मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिया, मुझे बाद में पढ़ाना चाहिए था RT, क्योंकि फिर कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने पहले पढ़ लिया तो कोई बात नहीं उसमें, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसमें क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से कंट्रीब्यूट किया था, किसमें, सर्व शिक्षा अभियान में। इसको लीड कौन कर रहे थे, हमारे
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया था, इनको लीड किया था, किसको, सर्व शिक्षा अभियान को। ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके, देखो सबसे पहले तो इसका क्या था कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन का कब तक करना है, तो 2010 तक हमें किसी भी हाल में एलिमेंट्री एजुकेशन 6 से 14 साल एलिमेंट्री एजुकेशन है ना ये, इसमें 6 से 14 साल नहीं होंगे, मतलब 6 से 14 साल भी होगा और इधर से आपका 3 to 6 भी होगा, ठीक है। प्राइमरी भी और अपर प्राइमरी दोनों ही इसमें क्या आएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। नहीं 3 to 6 नहीं होगा, 6 to 14 नहीं होगा, सही था, सही कर रखा था मैंने कि 6 से 14 और इसे 6 से आपके आ जाएंगे यहाँ से पूरी क्लासेस आ जाएंगी 8 तक की, ठीक है ठीक है ठीक है। इनको लीड किसने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके कि देखो कब आया ये समझना, 2001 में आया। अब अगर कोई बच्चा अपनी प्राइमरी एजुकेशन ले रहा है, इसका यही मोटो था ना कि 2010 तक हमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कर रहा है। अब बच्चा फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक उसकी प्राइमरी क्लास है, अगर 2001 में के बाद उसने अपना एडमिशन लिया है, जैसे उन्होंने एक बैक टू स्कूल कैंपेन चलाया कि बच्चे स्कूल पे आए, कब कैंपेन चलाया उन्होंने, 2003 में कैंपेन चलाया। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब यहाँ से लेके तो 2007 तक उनका मोटो था कि प्राइमरी स्कूल तक के बच्चे 2007 तक उनका यूनिवर्सलाइजेशन हो जाए कि एक भी बच्चा पढ़ाई से छूटना नहीं चाहिए। तो 2001 से 2007 तक कौन से बच्चे कवर हो गए, प्राइमरी क्लास के बच्चे। अब 2007 के बाद जो बच्चे 5th में हैं वो अपनी 6ठी 7वीं और 8वीं 3 साल में पूरी करेंगे। तो जो अपर प्राइमरी है वो कब तक पूरा हो जाना चाहिए, 2010 तक। ये पूरा मेन उसका कॉन्सेप्ट था सर्व शिक्षा अभियान का। और कैसी एजुकेशन थी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी थी कि ऐसे ही दे दो, नहीं। समझ गए, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोगों को सही में थोड़ी सी भी ये लग रही है ना कि हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए ताकि मैं और भी वीडियोस बना सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटीज़, इसमें क्या किए गए, EGS को EGs एस्टेब्लिश किए गए विद इन अ रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर। बेसिकली है क्या, एक रेडियस के अंदर इनको एस्टेब्लिश किया गया, मतलब एजुकेशन गारंटी स्कीम सेंटर, EGSC। मतलब ठीक है, जो तुम बोल रहे हो वो एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं, वो ये एस्टेब्लिश किए गए। और इन्होंने ड्रॉप आउट का मतलब बच्चे एडमिशन तो ले रहे हैं फिर निकल जा रहे हैं, इस चीज़ को रोकथाम करो। एक स्कूल में कम से कम 2 टीचर हो, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान ने किस पे बात करी कि एक स्कूल में एटलीस्ट 2 टीचर्स तो होने ही चाहिए। बेसिकली अगर सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो इन्होंने किस पे बात किया, एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर बात करी, उसकी यूनिवर्सलाइजेशन के ऊपर बात करी। हर एक अपनी स्कीम का ना जो मेन मोटो है ना, जो सबको उससे अलग कर रहा है, मैंने वैसे भी यहाँ पे वही लिखा है जो सबको सबसे अलग कर रहा है। मैंने इसमें सारी पॉइंट्स लिखे ही नहीं हैं। देखो भाई, पॉइंट्स तो सबके वही होते हैं कि सबको एजुकेशन दो, प्रॉपर एजुकेशन दो, ये वो ये, तो वो चीज़ें आप लोगों की बेसिक हैं, वो वहाँ पे आप मेंटल लेवल से भी लिख सकते हैं। वो चीज़ आपको सीखनी है कि वो उसको किससे अलग कर रही है। जैसे RTE में फ्री एजुकेशन आई थी, आप लोगों को मैंने बताया, लेकिन सर्व शिक्षा में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किसकी बात की गई थी कि बच्चों की बेसिक नीड्स पूरी होनी, मतलब ब्लैक बोर्ड जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो पूरी ही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद DPP डिस्ट्रिक्ट ये चला, कब चले, ये आप लोगों को जो उसमें मेन पॉइंट्स है ना उसे ही ध्यान रखना। और ये इस वीडियो में तो वैसे भी सारे मेन पॉइंट्स है, इसमें से और क्या मेन पॉइंट्स निकालोगे, ठीक है। चलो ठीक है, इसमें देखो 10,000 रुपये जो अलॉट किए गए वो प्राइमरी स्कूल्स को किए गए, पर ईयर की बात कर रहे हैं। 50,000 किए गए अपर मिडिल स्कूल को, ठीक है। उसके बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल को परचेज करने के लिए भी उन्होंने पैसे दिए। ये 10,000 और 50,000 क्यों दिए गए, ताकि स्कूल के अंदर रिसोर्सेज भी तो होनी चाहिए पढ़ाने के लिए। तो प्राइमरी स्कूल्स को 10,000 और मिडिल स्कूल को कितने 50,000, और कितने क्या करने के लिए, परचेज करने के लिए।
और फिर मेंटेनेंस का खर्चा, भाई स्कूल एस्टेब्लिश किया है तो उसकी मेंटेनेंस भी तो होगी, तो उसके लिए कितने रुपए दिए गए, 5,000 रुपये दिए गए। और हर एक टीचर को 500 रुपये देने की बात की गई। क्यों हर एक टीचर को 500 रुपये देने की बात की, ताकि वो जो वो प्रिपेयर कर रही है अपना मटेरियल, तो उनका वहाँ पे जो थोड़ा बहुत खर्चा लग रहा है वो उसके लिए 10,000 स्कूल्स को दिए गए। क्यों दिए गए, ताकि वो परचेज़ कर सके। 500 रुपये टीचर को दिए गए, क्यों दिए गए, ताकि वो उस लर्निंग मटेरियल को प्रिपेयर कर सके, समझे। और 2,000 रुपये स्कूल को दिए गए, ये एक्स्ट्रा है, प्रिपेयर वो परचेज़ करने के लिए है, ये खुद से प्रिपेयर करने के लिए जो उनका मटेरियल वगैरह लगेगा स्कूल्स और टीचर्स का। इसने भी बात करी, ऊपर भी बात करी गई थी कि कितने कितने दिन की टीचर ट्रेनिंग लेगा, तो यहाँ पे भी वही बात करी है कि 20 दिन की इन सर्विस ट्रेनिंग लेगा कौन, टीचर, और 2 डे की ट्रेनिंग लेगा कम्युनिटी लीडर। सॉरी, ये इसमें उसकी बात की गई है कि ट्रेनिंग भी हम क्या करेंगे, टीचर्स को देनी है। कितनी देनी है कि इन सर्विस अपने 20 दिन की टीचर लेगा ट्रेनिंग की, मतलब कैसे कैसे नई नई तरीके से हम उन्हें पढ़ा सकते हैं, कौन कौन से न्यू टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। और जो वो उनका कम्युनिटी लीडर है उसको 2 डेज़ की क्या देंगे, ट्रेनिंग देंगे, समझ गए। और क्या बात करी सर्व शिक्षा अभियान ने कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन टू फिजिकली हैंडीकैप्ड चाइल्ड। तो इन्होंने यहाँ पे देखो किसकी बात हो गई है, हैंडीकैप चाइल्ड की बात हो गई है। जो बच्चे फिजिकली डिसेबल्ड हैं किसी भी वजह से, उनको भी हमें इंटीग्रेटेड एजुकेशन देनी है। और ये बात किस में कही गई है, ये बात 86 अमेंडमेंट RTE 2009 में कही गई है। और क्या बात की गई है इसमें कि एलिमेंट्री एजुकेशन को फ्री एजुकेशन देंगे, ठीक है, ताकि बच्चे, यूनिवर्सलाइजेशन तो हमें करना है, लेकिन कैसे करना है। जो गरीब हैं जिनके पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है, वो कैसे करेगा, नहीं करेगा ना। अगर आपसे पूछे मिड डे मील कब सारे स्कूल्स में हुआ था, तो 2001 में, वैसे तो 1995 में इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने ये मतलब कानून कह दिया था कि भाई होनी ही होनी चाहिए मिड डे मील, ठीक है। और क्या किया था, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर इस्टेब्लिश किए थे और क्लस्टर रिसोर्स सेंटर इस्टेब्लिश किए थे, किसने, सर्व शिक्षा अभियान ने। और सेपरेट रूम होगा हेड टीचर के लिए, तो 2009 में भी आपने पढ़ा है। यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है क्या, कि 2009 का जो RTE आया था उसने एक बात और कही थी क्या, देयर शुड बी सेपरेट बाथरूम फॉर गर्ल्स। क्या कही थी उसने, कि जो गर्ल्स हैं उनके लिए क्या होने चाहिए, सेपरेट बाथरूम्स होने चाहिए, समझ गए। ऐसा हमें सर्व शिक्षा अभियान में कहीं नहीं दिखता। अगर आपसे पूछ सकते हैं तो ये RTE 2019 में ये बात कही गई है। इवन कि सेपरेट वॉशरूम होने चाहिए गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग। ये और कौन कहता है, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट भी ये बात क्या करती है, हमें कहती है। ओके, चलिए बस ये लास्ट है, एंड दैट इज़, ये हमारी स्कीम है RMSE आज के लिए। अब हम कल की वीडियो में क्या करेंगे, कल हम NEP 2020 के बारे में पढ़ेंगे पूरा। इसके अंदर सब पढ़ेंगे, फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, ECCE सब। उसके बाद गाइडिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे बच्चों के राइट्स पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे उसके बाद, हम एक टॉपिक हमारा बच जाएगा, सबसे लास्ट वाला टॉपिक वो करेंगे। RTE 2009 तो आज हमने कर लिया है, और पॉलिसीज़ वगैरह के बारे में थोड़ा सा कल पढ़ लेंगे। ये यहाँ पे हम पढ़ ही रहे हैं जो जो स्कीम्स, न्यू न्यू प्रोग्राम्स आए थे। चलो देखो, 1 मिनट में चार्ज कर लूँ लैपटॉप फटाफट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए देखिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जितने भी आप लोगों के चले, कितने तक की क्लास के लिए थे, 8वीं क्लास तक के लिए। हाँ, दैट मीन्स 8वीं क्लास तक के लिए, मतलब ये कि ये जो बेसिकली जितने भी प्रोग्राम थे एलिमेंट्री एजुकेशन तक थे। ये जो अभियान चला राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, ये नाम से पता चल रहा है माध्यमिक शिक्षा, ये कौन सी क्लास तक के लिए था, 14 से 18 साल तक के बच्चों के लिए, आगे की क्लासेस के लिए। कब आया, मार्च 2009 में आया, बाय आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। RMSE का मतलब क्या, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। इसने क्या कहा, इसने कहा कि हमें 75% एनरोलमेंट अचीव करनी है सेकेंडरी स्टेज तक।
सेकेंडरी का मतलब क्या है, 10th क्लास तक। 11th 12th को क्या कहते हैं, सीनियर सेकेंडरी कहते हैं। मतलब इससे पहले 2009 में मतलब ये आया, तो वहाँ पे उससे पहले कितनी थी ये, 52.26 इतनी थी बस। उन्होंने कहा था कि हमें इसको इतना अचीव करना है, 75% एनरोलमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। यूनिवर्सल एसेस टू सेकेंडरी लेवल कब तक, 2017 तक हमें करना है यूनिवर्सलाइजेशन। और यूनिवर्सल रिटेंशन कितना, मतलब कब तक करना है, 2020 तक। रिटेंशन का मतलब है जो ड्रॉप आउट्स हैं, मतलब सारे बच्चे एडमिशन ले ले कब तक, 2007 तक। रिटेंशन का मतलब होता है कि जो छोड़ छाड़ के चले गए हैं उनको भी वापस लेके आना है, कब तक, 2020 तक की बात कही गई है। इसके लिए देखो आरटीई में क्या कहा गया था कि 1 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर स्कूल्स होंगे, किसके लिए, प्राइमरी क्लासेस के लिए। 3 किलोमीटर दायरे के अंदर होंगे अपर प्राइमरी के लिए। इसमें बात की गई 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर होंगे, किस में बात की गई है ये, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में, RMSA में, कि 5 किलोमीटर के अंदर होंगे सेकेंडरी के, और 7 से 10 किलोमीटर के अंदर होंगे सीनियर सेकेंडरी के लिए। मतलब बच्चे बहाना नहीं मारे भाई हमारे बस की बात नहीं है। हम बच्चों को कह सकते हैं, देखो कहते थे ना पहले कि हमारे जो पेरेंट्स के टाइम के हैं कि बहुत दूर दूर स्कूल्स होते थे उनके, तो कुछ ये भी बहुत बड़ा रीज़न था बच्चों के एजुकेशन के लिए कि बहुत दूर स्कूल्स होने की वजह से पेरेंट्स नहीं भेज पाते थे। तो इस सरकार ने ये दूरी ही देखो कागज़ों में तो ये है, एक्चुअल में ये हो रहा है, नहीं हो रहा है। इक्वालिटी, इसका एम क्या था कि एजुकेशन ही, देखो इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना, ये सबसे पहले तो आर्टिकल्स में भी लिखा हुआ है, उसके बाद जो आएंगे उसमें तो आपको ये सब में दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, इसमें बात की गई थी किसकी, इसमें बात की गई थी सबसे बड़ी जो चीज़ है ICT की, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी बच्चों को देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जिस टाइम ये आया उस टाइम 2009 का पीरियड है, तो उस टाइम तक ये टेक्नोलॉजी आ गई थी। तो ICT के ऊपर फोकस किसने किया, सबसे पहले राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ने इस पे फोकस किया, किस पे, ICT पे। एक तो क्या होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड लैबोरेटरीज होनी चाहिए, मतलब भाई 9th 10th 11th 12th का बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए लैब्स तो होनी चाहिए, लाइब्रेरीज होनी चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए। ठीक है, जो RTE के बाद जितने भी एक्ट होंगे उसमें सब में सेपरेट टॉयलेट्स होंगे। स्पेशल एनरोलमेंट ड्राइवर होना चाहिए, ये नहीं कि बस आपने ठीक है पास कर दिया, उसको एनरोलमेंट को चेक करने के लिए भी कोई होना चाहिए। ठीक है, स्पेशल एनरोलमेंट ड्राइवर फॉर वीकर सेक्शंस। ठीक है, मेन फोकस अभी बताया किस पे था, ICT पे था। इंटीग्रेटेड एजुकेशन पे भी इसका फोकस था। 2019 के बाद जितने भी दिखेंगे ना वो सारे ही किस पे, इंटीग्रेटेड एजुकेशन पे बात करेंगे। क्योंकि इसमें क्या किया गया, राइट टू एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में हमने इवन सर्व शिक्षा अभियान का जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद ही तो आया था। तो जो भी इसके बाद है सारे ही किसकी बात करेंगे, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्टिंग मॉनिटरिंग सिस्टम होनी चाहिए, मतलब बेसिकली देखो स्पेशल एनरोलमेंट ड्राइवर अलग चीज़ थी, ये था कि जो वीकर सेक्शन है, जो गरीब बच्चों के लिए है, उनकी एनरोलमेंट की बात की गई है यहाँ पे कि उनका एनरोलमेंट भी यहाँ पे होना चाहिए। कैसे होगा उसकी बात है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट PMS होना चाहिए, आई एम रियली सॉरी, PMS होना चाहिए जो चेक करेगा क्या कि ये जो अभियान है, ये जो चलाया गया है, ये फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कौन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। और इसमें फंडिंग भी दी गई थी, PMS प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। फंडिंग देखो, फंडिंग किसने दी, खत्म खत्म, MHRD, मतलब MHRD ने सेंट्रल और स्टेट में कितनी कितनी की थी, 75 और 25, लेकिन बाद में ये 50:50। MHRD का मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है। इस किस में, NEP 2020 में। पढ़ेंगे कल, पूरा यही पढ़ना है, मैं NEP 2020 के आगे उसके बारे में पढ़ना है, यही सब करना है, पढ़ना ही पढ़ना है, करना ही क्या है। देखो इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन में देखिए, स्कूल मैपिंग मतलब कितने एरिया में कितना स्कूल। ठीक है,
इसमें किसकी बात की गई थी, टीचर ट्रेनिंग, सर शिक्षा अभियान में भी बात करी गई थी टीचर ट्रेनिंग की, तो कि 20 डेज़ की टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, 2 डेज़ की टीचर की ट्रेनिंग होगी, किसकी, वो लीडर की। और इसमें भी बात की गई कि 5 डेज़ की, पूरे साल में 5 दिन जो 9th 10th 11th 12th के टीचर्स हैं वो ट्रेनिंग लेंगे, और नए स्कूल्स खोले जाएंगे जैसे KVS और NVS। ये इंपॉर्टेंट है, हर 6 महीने में सुपरवाइज किया जाएगा कि काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और करिकुलम भी देखा जाएगा। करिकुलम का मतलब क्या है, वो पूरा सिलेबस, उसका इन्वायरमेंट, और इसके लिए NCERT ने 10 लाख का फंड दिया था। ठीक है, इसकी फंडिंग एक तो किसने करी, सेंट्रल और स्टेट ने। पहले कितने कितने में, 75 और 25 में। उसके बाद इसके करिकुलम के रिव्यू को, मतलब ये पूरा रिव्यू देखने के लिए NCERT ने फंड दिया था कितने का, 10 लाख का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आपने क्या किया, आपने यूनिट 5 का, कहाँ लिखे जगह ही नहीं है, जगह देखते हैं, रुको रुको रुको, यहाँ पे लिखते हैं। आपने यूनिट 5 का अप्रॉक्स 50% सिलेबस डन कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम 1 वीडियो से। अब नेक्स्ट वीडियो से बचे 50% को भी क्या कर लेंगे, हम कवर कर लेंगे। जैसे अगर सपोज करो PRT में तो यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे, TGT में तो सिर्फ 3 क्वेश्चन ही बनेंगे यहाँ से, तो मान के चलो कि कर लोगे, अच्छे खासे स्कोर कर लोगे। एट दी एंड अगर इतना भी देखते हो तो वो मोर देन इनफ है। एक बात ध्यान रखना, क्या बात ध्यान रखोगे, कि अब आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए तो बहुत कुछ है ना। अगर नहीं हुआ तो भी दर्द नहीं होगा, लेकिन अगर अभी भी मेहनत नहीं करी तो होगा। कि काश, देखो, नहीं तो अभी और भी एग्ज़ाम्स आएंगे, DSSB का भी आएगा, तो ये सब स्कीम्स वगैरह तो उसमें भी पढ़नी है। एंड इफ़ यू लाइक इट, और अगर मेहनत करोगे, खुद पे विश्वास करोगे, तो होगा, कंफर्म होगा। कहते हैं कई बारी लास्ट वाले भी बाजी मार जाते हैं, तो आप लोग पढ़ो, मेहनत करो, बाकी देखते हैं होगा कि नहीं होगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इतना अच्छा कंटेंट दिया है, और वो तो आप ही बताएंगे कि अच्छा है कि नहीं है। तो चलिए, मिलते हैं अपनी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे की वीडियो के साथ। एंड कोई भी आप लोगों को डाउट हो, क्वेरी हो, ये PDF चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए, गुड डे एंड हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट टू ऑल माय व्यूअर्स।